नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं क्लास 9th के साइंस का किताब है और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 4 परमाणु की संरचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसके सेकेंड पार्ट का। ठीक है। और आज के इस पार्ट में हम लोग समझेंगे निम्न 5 बिंदुओं को। पहला है संयोजकता यानी वैलेंसी, दूसरा है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, तीसरा है परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास नंबर, चौथा है समस्थानिक यानी आइसोटोप्स और पांचवा है समभारिक यानी आइसोबार्स। तो इन पांचों बिंदुओं को हम लोग आज अच्छे से समझने वाले हैं। पिछले भाग के वीडियो में हम लोग इस अध्याय के बेसिक तथ्य को अच्छे से समझ चुके थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पदार्थों में आवेशित कण को समझे थे। उसके बाद फिर परमाणु के का जो संरचना है उसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना मॉडल दिया था। उसमें सबसे पहले हम लोग थॉमसन का मॉडल पढ़े थे। इसके बाद फिर रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसको भी जाने थे। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बोर का परमाणु का मॉडल था, इसको भी समझे थे। ठीक। इसके बाद जो अंदर के अभ्यास प्रश्न सब थे इनको भी हल किया था। इसके बाद विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, मतलब एक परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से विभिन्न कक्षाओं में वितरित हो रहते हैं, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। ठीक। यहाँ तक के अभ्यास प्रश्नों को हम लोग हल कर लिए थे। ठीक। आज हम लोग समझने वाले हैं यहीं से संयोजकता सबसे पहले समझेंगे। इसके बाद परमाणु संख्या, यहाँ देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या, और यहाँ पे समस्थानिक है, और फिर सबसे लास्ट में है यहाँ पे समभारिक। ठीक। तो इन्हीं बिंदुओं को आज हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। इन बिंदुओं को समझने के साथ साथ फिर हम लोग इसके अंदर के जो अभ्यास प्रश्न हैं इनको भी हल करेंगे। तो आप मेरे साथ बस अंत तक बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है संयोजकता, जिसको इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हम इसके आगे वाला जो टॉपिक है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या, इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है परमाणु संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसका परिभाषा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है। परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित किया जाता है, और परमाणु संख्या यानी Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक। जितना प्रोटॉन उतना ही उसका परमाणु संख्या। अब देखिए परिभाषा से आपको समझ में अच्छे से नहीं आया होगा। अब थोड़ा अच्छे से देखिए, पिछले भाग के वीडियो में हम लोग अच्छे से समझ चुके थे कि यह जो परमाणु है जिसको इंग्लिश में एटम कहते हैं उसका संरचना कैसा होता है। ठीक। तो देखिए परमाणु ठीक इसी प्रकार का होता है। ठीक। और इसके ठीक बीच में नाभिक होता है जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक। और यह जो नाभिक होता है यह किसी से मिलकर बना होता है, यह मिलकर बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक। यानी इसके किसी भी चीज़ के परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जुड़ के यहाँ पे बैठा हुआ रहता है। ठीक। और यह जो इलेक्ट्रॉन होता है यह इस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते रहता है। ठीक है। एक निश्चित कक्षा में घूमते रहता है कौन, इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक। तो किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन का संख्या होता है वही उस परमाणु का परमाणु संख्या हो जाता है। ठीक है, समझ गए। और इस परमाणु संख्या को किस से सूचित किया जाता है, तो Z से। पिछले भाग के वीडियो में आप यह भी समझ चुके हैं कि प्रोटॉन जो है यह धन आवेशित कण होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक। और इलेक्ट्रॉन जो होता है यह ऋण आवेशित कण होता है, यानी निगेटिवली चार्ज रहता है। तो कुल मिलाकर किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या जो होता है वह उसके अंदर जितना प्रोटॉन है कुल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक। किताब के फोटो में देख लीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन का संख्या कितना होगा, 1। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो इसमें ही प्रोटॉन का संख्या 2। लिथियम का परमाणु संख्या 3 है तो इसमें ही प्रोटॉन का संख्या कितना होगा, 3। यानी जितना परमाणु संख्या होगा, ठीक है, उतना ही उसका प्रोटॉन का भी संख्या हो जाएगा। ठीक है। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या को समझ गए हैं। देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। ठीक। और इसका परिभाषा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक। परमाणु द्रव्यमान संख्या को A द्वारा सूचित किया जाता है, और द्रव्यमान संख्या यानी A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है। यानी अभी आपने समझा कि कोई भी जो परमाणु है यानी एटम, उसके अंदर में क्या होता है, नाभिक होता है यानी न्यूक्लियस होता है। और यह जो नाभिक बना होता है किससे बना होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते रहता है। ठीक। तो इसके नाभिक में किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो संख्या है, इस दोनों का जो योग है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यानी एटॉमिक मास। ठीक। और परमाणु संख्या क्या है, तो कुल प्रोटॉनों की संख्या, यानी जितना किसी परमाणु का प्रोटॉन रहेगा वही उसका परमाणु संख्या हो जाएगा। और द्रव्यमान संख्या क्या होगा, इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग। ठीक। तो आप पहला बिंदु परमाणु संख्या समझ चुके हैं और दूसरा बिंदु द्रव्यमान संख्या भी समझ चुके हैं।
अब हम देखते हैं कि किसी परमाणु को हम दर्शाते कैसे हैं। देखिए इसी तरह दर्शाते हैं, उदाहरण से देखिए हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे तत्व का प्रतीक लिख देते हैं और यहाँ ऊपर में द्रव्यमान संख्या बाएं साइड और बाएं साइड के नीचे में परमाणु संख्या। जैसे देखिए हमको नाइट्रोजन को दर्शाना है तो नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होगा, N, ठीक। और बाएं साइड, ठीक है, बायां साइड में देखिए ऊपर में हम इसका द्रव्यमान संख्या लिख दिए और नीचे में परमाणु संख्या लिख दिए, हो गया। ऐसे ही दर्शाते हैं। वैसे ही देखिए सोडियम का प्रतीक क्या है, Na। देखिए बाएं तरफ ऊपर में द्रव्यमान संख्या और नीचे में परमाणु संख्या। वैसे ही देखिए सल्फर का S होता है, बाएं साइड में नीचे परमाणु संख्या और ऊपर में द्रव्यमान संख्या, ठीक। तो किसी भी तत्व को हम दर्शाते हैं ठीक इसी तरीके से, नीचे में परमाणु संख्या लिखते हैं और ऊपर में द्रव्यमान संख्या बाएं साइड। अब एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यह पूरा परमाणु है जिसको एटम कहते हैं, इसके अंदर में नाभिक होता है और यह नाभिक किससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं और यह जो प्रोटॉन का संख्या है यही होता है क्या, परमाणु संख्या, ठीक है। और इस दोनों का जो योग होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यह क्या कहलाता है, यह हो जाता है आपका द्रव्यमान संख्या। यह तो क्लियर हो गया। एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परमाणु में, ठीक है, जितना प्रोटॉन का संख्या होता है, ठीक है, जितना प्रोटॉन का संख्या होता है ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होता है। फर्क ये रहता है कि प्रोटॉन जो है यह पॉजिटिवली चार्ज है यानी धन आवेशित कण है और इलेक्ट्रॉन जो है यह निगेटिवली चार्ज है यानी ऋण आवेशित कण है, ठीक। और प्रोटॉन का जो संख्या है इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। इलेक्ट्रॉन चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इतना कंसेप्ट आप हमेशा क्लियर रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है संयोजकता। इस संयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। इसको समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, ठीक है। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक। तो इसका परिभाषा है कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक। इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। पिछले वाक्य वीडियो में आप समझ चुके हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह किस तरह से मतलब एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहला है आपका हाइड्रोजन, इसका प्रतीक H है और इसका परमाणु संख्या एक ही है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का संख्या भी एक ही होगा और प्रोटॉन का संख्या भी एक ही होगा। तो इसका जो बाहरी यह कक्षा है, पहला कक्षा, इसमें कुल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मात्र एक, ठीक। तो आपने देखा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, तो किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक। वैसे ही देखिए हीलियम में बाहरी कक्षा में कितना है, 2, ठीक है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही देखिए यह लिथियम है, ठीक है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, तो इसका जाहिर सी बात है पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही देखिए यहाँ नाइट्रोजन का देखिए पहला कक्षा में 2 को भरा हुआ है और इसका नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, ठीक। तो पहला में जब 2 को भर गया तो अब कई इलेक्ट्रॉन बच गया 5 इलेक्ट्रॉन, और यह 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में होगा, ठीक। तो इस नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन का देखिए बाहरी कक्षा में 6 गो है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। अब देखिए इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज़ देखिए जो आप पिछले वाक्य वीडियो में समझ चुके हैं, यानी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित रहते हैं। यानी एक परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वितरण से संबंधित बोर और बॉडी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे, ठीक है। ये दोनों वैज्ञानिक थे और इन्होंने कुछ नियम बताए थे, जिसमें आपने पढ़ा था कि पहला जो कक्षा होता है, पहला कक्षा जिसको के कोष कहते हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2 गो। दूसरा कक्षा जिसको एल कहते हैं, इसमें कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 8 गो रह सकता है। तीसरा कक्षा जिसको एम कोष कहते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 18 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और चौथा कक्षा जिसको एन कहते हैं, एन कोष, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 32 गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यह तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन बोर और बॉडी ने इससे संबंधित 2 और नियम दिए थे। उसमें पहला यह था कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है, मात्र 8, ठीक है। भले इसमें तीसरा कक्षा में 18 और चौथा कक्षा में 32 गो इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, लेकिन जो सबसे बाहरी कक्षा होगा उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रखेंगे, नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। और दूसरे बिंदु में बोर और बॉडी ने कहा था कि जब तक पहला कक्षा भर न जाए तब तक अगले कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं फान सकता है, नहीं कूद सकता है, ठीक है। तो अगले कक्षा में जाने के लिए पहला कक्षा, उसके पहला जो कक्षा है वह भरना होगा, ठीक है। तो यह 2 नियम तो आप पहले पढ़ चुके हैं।
अब चलिए, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, संयोजकता। ठीक है, इसके बेसिक चीज़ों को आप समझ चुके हैं, इसको वैलेंसी कहते हैं। देखिए, संयोजकता जो है, इसका परिभाषा जानेंगे उससे पहले यह समझिए कि यह संयोजकता क्या है। तो यह जो संयोजकता है, यह संयोजन शक्ति से बना है। ठीक है, और संयोजन का क्या मतलब होता है, आप हिंदी शब्द जो है यह संयोजन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ना। ठीक, तो किसी परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में कितना दम है किसी दूसरे परमाणु से जुड़ने का, ठीक है, वही संयोजन शक्ति कहलाता है। ठीक, इसके बारे में दिया भी है कि देखिए, अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति। ठीक, तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं, संयोजन शक्ति यानी संयोजकता कहते हैं। अब यह परिभाषा नहीं है, ठीक है, यह हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। देखिए, यह जो संयोजन शक्ति है, यह अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास भी माना जाता है। जैसे अभी आप समझे हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु का जो सबसे बाहरी कक्ष होता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 8 गो इलेक्ट्रॉन ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। और कोई भी तत्व जब एक दूसरे से जुड़ता है, ठीक है, तो अपने बाहरी कक्षा को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास करता है। ठीक, यानी अपने बाहरी कक्षा में कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक, और उसी प्रयास को संयोजन शक्ति कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी यानी बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है, और परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए ही क्रिया करते हैं। ठीक है, परमाणु जो होते हैं वो अपने बाहरी कक्ष में 8 गो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ही किसी भी दूसरे तत्व से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं या जुड़ते हैं या क्रिया करते हैं। अब जैसे आप पानी का ही उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, पानी जो है, यह इसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, आप जानते होंगे। ठीक, लेकिन यह H2O है कैसे, तो देखिए, असल में यह जो पानी है, यह 2 गो हाइड्रोजन का परमाणु और 1 गो ऑक्सीजन का परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक, और देखिए, हाइड्रोजन का तो आपको पता है कि इसका परमाणु संख्या 1 होता है और बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है, 1 गो। ठीक, वैसे ही यहाँ भी 2 गो हाइड्रोजन है, इसका भी बाहरी कक्षा में 1 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है कि इसका परमाणु संख्या 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन भी जाहिर सी बात है 8 गो रहेगा। पहला कक्षा में 2 गो भर गया तो बाहरी कक्षा में कै गो बच गया, 6 गो। ठीक, और कोई भी अणु जो है वह आसानी से तभी रह सकता है जब उसके बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन आराम से रहे। ठीक, तो देखिए, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 गो है, इससे 1 गो ले लेगा और इससे 1 गो ले लेगा। अब इस पानी के कण में बाहरी कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 गो हो गया। अब यह आसानी से अच्छे से रहेगा, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ के अच्छे से रहेगा, क्योंकि इसके बाहर में कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन पुड़ चुका है। अब थोड़ा सा संयोजकता यहाँ पे आपका क्लियर होगा। देखिए, हाइड्रोजन जो है, यह इसके साथ जुड़ के आराम से रहने के लिए कई गो इलेक्ट्रॉन दिया है, इसको 1 गो दिया है, तो हाइड्रोजन का जो संयोजकता है वह 1 हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन किसी भी तत्व के साथ जुड़ेगा तो इसके पास 1 गो है तो 1 गो ना देगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो संयोजकता है वह 1 रहेगा। ठीक, अब वैसे ही देखिए, यह जो ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्षा में 6 गो है। ठीक, यह इसको 2 गो और चाहिए होगा तो यह 8 गो हो जाएगा, यह आराम से रहेगा। ठीक, तो ऑक्सीजन हमेशा चाहेगा कि हमको 2 गो कहीं से मिल जाए तो हम आराम से रहे, तो ऑक्सीजन का संयोजकता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। देखिए, यह नाइट्रोजन का परमाणु है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। ठीक, जाहिर सी बात है 7 गो इलेक्ट्रॉनों होगा। पहला कक्षा में 2 गो भर गया तो बाहरी कक्षा में कै गो होगा, 5 गो। ठीक, अब देखिए, यह नाइट्रोजन हमेशा चाहेगा कि हमको 3 गो कहीं से मिल जाए। ठीक, तो इसका अष्टक पुड़ जाएगा, किसी भी तत्व के साथ आराम से जुड़ कर रहेगा नाइट्रोजन। ठीक, अगर इसको 3 गो मिल जाएगा तो इस नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप आसानी से संयोजकता का जो परिभाषा है, असल परिभाषा, उसको आप समझ सकते हैं। तो देखिए, संयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। अब इसके परिभाषा को देखिए कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष यानी सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता होती है। ठीक है, अब तो परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। यह नाइट्रोजन हमेशा क्या चाहेगा कि हमको 3 गो कहीं से मिल जाए, ठीक, ताकि इसका अष्टक बन जाए और यह आराम से रहे। यह ऑक्सीजन है, देखिए, इसका परमाणु संख्या 8 है तो इलेक्ट्रॉनों 8 गो होगा इसका। पहला कक्षा में 2 गो भर गया तो दूसरा कक्षा में कै गो है, 6 गो बचा हुआ है। ठीक, यह हमेशा चाहेगा कि हमको कहीं से 2 गो मिल जाए ताकि हम आराम से किसी के साथ जुड़ के रहें। ठीक, तो इस ऑक्सीजन का जो संयोजकता है वह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए, हम सोडियम पर आते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, आपको तो पता है। ठीक, अब देखिए, यह जो सोडियम है, इसका जाहिर सी बात है परमाणु संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 गो होगा। पहला कक्ष में 2 गो भर गया
दूसरा कक्षा में 8 गो, यानी 8 2 10 गो तो हो गया। तो तीसरा कक्षा में कै गो बच गया, 1 गो। ठीक, तो इसके पास देखिए 21 गो है, तो जाहिर सी बात है 21 गो इसके पास है, तो अष्टक बनाने के लिए इसको तो कोनो 7 गो देगा नहीं, क्योंकि इसके पास 21 गो है। इसको किसी के साथ जुड़ने के लिए इसको अपना एगो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि एगो इसको देना आसान है, लेकिन 7 गो इसको मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो इस सोडियम का जो संयोजकता है वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में मात्र 21 गो है, यह आसानी से एगो दे देगा। ठीक, लेकिन नाइट्रोजन में क्या था, इसके बाहरी कक्षा में देखिए 5 गो था। ठीक है, तो ये 5 गो किसी को जल्दी देगा नहीं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 5 गो है, यह चाहेगा किसी से हम 3 गो ले ले। तो इसको नाइट्रोजन को 5 गो देना ज़्यादा आसान नहीं है, इसको आसान है 3 गो किसी से ले लेना। तो नाइट्रोजन का संयोजकता 3, लेकिन सोडियम के साथ देखिए इसका अलग समस्या है, इसके पास 21 गो है, तो ये आसानी से वो किसी को दे देगा, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 1। वैसे ही मैग्नीशियम में देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों 12 गो होगा। पहला कक्षा में 2 गो भर गया, दूसरा कक्षा में 8 गो भर गया, तो 8 2 10, तीसरा कक्षा में कै गो बच गया, 2 गो। ठीक, अब देखिए इसको किसी के साथ जुड़ने के लिए, यानी अपने बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए किसी से 6 गो लेना पड़ेगा। ठीक, इसको कोनो 6 गो देगा नहीं देगा। ठीक, इसको क्या करना पड़ेगा, ये अपना 2 गो या किसी को दे देगा, तो आसानी से किसी के साथ जुड़ के आसानी से रहेगा। ठीक, तो यह जो मैग्नीशियम है इसका जो संयोजकता हो जाएगा वह हो जाएगा 2। ठीक, तो अब हमको इससे एक बात स्पष्ट हो जा रहा है, आप इसको अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं कि जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 1 2 3 अथवा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता क्या होगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी 1 से लेकर 4 तक अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजकता उतना ही हो जाएगा, क्योंकि वह उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को दे सकता है आसानी से। ठीक, लेकिन वैसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अब वह तक किसी को देगा नहीं, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वह क्या करेगा, वह किसी से लेना चाहेगा। ठीक, तो वैसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 5 6 अथवा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है, 8 घटाओ बाहरी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, जैसे यहाँ सोडियम में देखिए, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 है तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 से 4 तक जो बाहरी कक्षा में अगर है तो उतना ही रह जाएगा। लेकिन इस नाइट्रोजन में देखिए बाहरी कक्षा में 5 को है, यानी 4 से ज़्यादा है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 8 घटाओ 5 बराबर कितना, 3। ठीक है, तो नाइट्रोजन का संयोजकता कितना था, 3। वैसे ही ऑक्सीजन में देखिए बाहरी कक्षा में 6 गो है, तो इसका संयोजकता 2 हो जाएगा, 8 घटाओ 6 2। आशा है समझ में आपको आ गया होगा यह संयोजकता क्या है। देखिए अब हमको आशा है आपको परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और यह जो संयोजकता है यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कृपया वीडियो को फिर से दोबारा एक बार और रिपीट कर ले, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान चीज़ है। ठीक, अब चलिए हम इतना तक जो क्वेश्चन है तो पिछले बाकी वीडियो में ही कर लिए थे। अब हम इसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है इसको हल कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए 2 गो प्रश्न है इसको हल कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम समझेंगे यह समस्थानिक और यह समभारिक क्या है। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसका पहला प्रश्न पर। और हमारा प्रश्न कह रहा है कि क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इसकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या अगर आपको दिया हुआ है तो उसका संयोजकता कैसे आप प्राप्त करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला तो क्लोरीन के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो क्लोरीन का Cl होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 17। तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होगा, 17। पहला कक्ष में यानी K में 2 गो भर गया, दूसरा कक्षा यानी L में 8 गो, और तीसरा कक्षा बाहरी कक्षा में कै गो हो गया, 7 गो। ठीक, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 7। अतः संयोजकता बराबर 8 घटाओ 7 बराबर 1। आप पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 से ज़्यादा रहेगा यानी 5 6 7 रहेगा तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए 8 में से उतना हम घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं इसको भी आप समझ चुके हैं। तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1। सल्फर का S होता है और परमाणु संख्या 16 होता है, जाहिर सी बात है जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी संख्या। ठीक, पहला कक्षा में 2 गो भर गया यानी K में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो यानी L में 8 गो, और तीसरा कक्षा यानी बाहरी कक्षा में M में 6 गो। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 6। अतः संयोजकता बराबर 8 घटाओ 6 बराबर 2। ठीक, मैग्नीशियम में देखिए इसका परमाणु संख्या 12 होता है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 12 ही होगा। पहला कक्षा K में 2 गो भर गया, दूसरा कक्षा में 8 गो भर गया, और तीसरा कक्षा में 2 गो बच गया। ठीक, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 2। तो इसका संयोजकता हो जाएगा 2। क्यों 2 होगा, क्योंकि इसका 1 से 4 के बीच में है, और 1 से 4 के बीच में अगर रहता है तो हम उसमें 8 में घटाते नहीं हैं। ठीक है, तो ये संयोजकता इसका 2 ही रह जाएगा। चलिए आशा आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम चलते हैं पेज नंबर 59 के प्रश्नों पर।
पहला प्रश्न है कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब ए में कह रहा है कि परमाणु की परमाणु संख्या क्या है और दूसरा कह रहा है कि परमाणु का आवेश क्या है। ठीक, तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो देखिए किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या। ठीक है, तो जब प्रोटॉन का संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है तो प्रोटॉन का संख्या अगर 8 दिया है तो परमाणु संख्या भी 8 ही होगा। ठीक है, आपका ए नंबर सवाल बन गया। ठीक, अब चलते हैं हम बी पर। बी में कह रहा है कि प्रोटॉन 8 हुआ है और इलेक्ट्रॉन भी 8 हुआ है। देखिए तो परमाणु का आवेश ज्ञात करना है, तो परमाणु का आवेश बराबर होता है प्रोटॉन घटाओ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में से हम इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का संख्या 8 को है और इलेक्ट्रॉन को संख्या कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 में से 8 गया 0, तो परमाणु का जो आवेश है वह 0 है, यानी परमाणु उदासीन है। ठीक है, आवेश जब 0 रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उदासीन। ठीक, ऐसे ही हम हल कर लेंगे इसको। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 2 नंबर में कह रहा है कि सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इसके ठीक बगल में यह जो सारणी है यही है सारणी 4.1। ठीक है, और इसी की सहायता से आपको इस प्रश्न का हल करना है। ठीक, इस प्रश्न में कह रहा है आपको द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। द्रव्यमान संख्या जो होता है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यह तो आपको पता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस सारणी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए आपका सबसे पहला क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, और दूसरा आपको सल्फर का याद करने के कह रहा है, यहाँ पे देखिए सल्फर है। ठीक, अब देखिए सल्फर का प्रोटॉन का संख्या कितना है, देखिए 8 गो यहाँ पे प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, देखिए 8 गो, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 और 8 16। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16U। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग U में दर्शाते हैं। अब आते हैं हम सल्फर पर। चलिए देखिए यहाँ पे है आपका सल्फर। ठीक है, और सल्फर का देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या है, देखिए यहाँ पे 16 है प्रोटॉन का संख्या। ठीक है, और न्यूट्रॉन का संख्या यहाँ पे देखिए 16 है, तो 16 और 16 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32U। एकदम आसान है, आप इसको भी में आसानी से हल कर लेंगे। आप इस सारणी का भी एक बार अच्छे से अवलोकन कर लेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए परमाणु तत्वों का नाम है, यहाँ पे उसका प्रतीक है तत्वों का सिंबल, यहाँ उसका परमाणु संख्या है, और जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन संख्या भी होता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन संख्या है। ठीक, और इसके बगल में न्यूट्रॉन संख्या है। जितना प्रोटॉन और परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या भी होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या है। और यहाँ पे यह दर्शाया है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, वह यहाँ पे भी दिया हुआ है, और यहाँ पे लास्ट में संयोजकता भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 से लेकर 18 तक जो तत्व है उन सभी का यहाँ पे यह सारा चीज़ इस सारणी में दिया हुआ है। आप यहाँ इसको एक बार देख ले, अच्छे से समझ ले। तो अब चलिए, अब यहाँ तक आपने हल कर लिया। अब हम आगे के जो 2 बिंदु है उसको समझ लेते हैं। पहला है हमारा समस्थानिक और दूसरा है यहाँ पे समभारिक। ठीक, सबसे पहले हम समस्थानिक को समझते हैं। देखिए एकदम आसान चीज़ है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, और इस समस्थानिक का परिभाषा है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ठीक है, यानी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान हो और लेकिन उनका जो परमाणु भार हो, द्रव्यमान संख्या, वह अलग अलग हो, उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब जैसे आप इस हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जो है इसका परमाणु संख्या तो एक होता है। ठीक, लेकिन इसका परमाणु जो द्रव्यमान होता है वह अलग अलग होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है पहला प्रोटियम, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। दूसरा है ड्यूटेरियम, इसका परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। और तीसरा है ट्राइटियम, इसका परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। ठीक, तो देखिए परमाणु एक ही है। ठीक, परमाणु संख्या भी एक ही है, यानी हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है देखिए अलग अलग है। प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। तो यह जो हाइड्रोजन का यह जो तीनों चीज़ है, यह क्या कहलाएगा, यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, यह तीनों। ठीक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कहने का मतलब कि परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, यानी 1 है पहला का, इसका 2 है और इसका 3 है। देखिए समस्थानिक के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु आप नीचे है, आप इसको देख लीजिए कि समस्थानिक का जो होता है वह उसका रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होता है। रासायनिक अंदर से किस तरह से बना है वह एक समान होता है, लेकिन बाहर से दिखने में वह
अलग अलग गुण वाला होता है। जैसे हाइड्रोजन जो है, इसका तीनों जो समस्थानिक है, इसका रासायनिक गुण एक ही है, लेकिन बाहर से यह प्रोटियम अलग दिखता है, ड्यूटेरियम इसका भौतिक अलग है और इसका भौतिक गुण अलग है। ठीक, अब देखिए अगले पेज में आप समस्थानिकों का क्या यूज है, क्या प्रयोग है, इसके बारे में भी दिया हुआ है। तो 3 बिंदु है, आप इस तीनों बिंदु को अपने कॉपी में लिख लेंगे नोट के रूप में। ठीक है, यह हमेशा एग्जाम में भी आते रहता है कि समस्थानिकों का क्या प्रयोग है, समस्थानिकों का क्या यूज है। पहला ये देखिए, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी यानी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। ठीक, दूसरा है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। और तीसरा है घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ठीक है, तो यह समस्थानिक का उपयोग है, आप इसको जरूर याद कर लेंगे। ठीक, परमाणु क्या कहते हैं, समस्थानिक आपका क्लियर हो गया। आइसोटोप क्या है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, हमारा है समभारिक। इस समभारिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार्स। ठीक है, और इस आइसोबार का परिभाषा है कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती है वे क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक, यानी ध्यान से देखिए, अलग अलग परमाणु संख्या जिसका परमाणु द्रव्यमान एक हो, इसको ऐसे भी आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे भार है, भार माने क्या होता है, वजन, और सम माने बराबर, यानी जिसका परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान बराबर हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, वैसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं, यानी आइसोबार्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है, 2 तत्व है। पहला है कैल्शियम। देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20, आपको तो पता है। ठीक, और आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18। देखिए 2 तत्व है, कैल्शियम और आर्गन, यह दोनों अलग अलग तत्व है। इस दोनों का परमाणु संख्या भी अलग अलग है, कैल्शियम का 20 है और आर्गन का 18 है। लेकिन इस कैल्शियम और आर्गन, इस दोनों का जो परमाणु भार है यानी परमाणु द्रव्यमान है, वह दोनों एक समान है, यानी 40 है। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। समभारिक क्या है, आइसोबार्स क्या है, समझ में आ गया आपको, एकदम आसान चीज़ है। अब चलते हैं हम आगे, इससे संबंधित 2 प्रश्न है, यानी समस्थानिक और समभारिक से संबंधित 2 प्रश्न है, इन दोनों को हम लोग हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अवपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। असल में देखिए यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, H मतलब प्रोटियम, D मतलब ड्यूटेरियम और T मतलब ट्रिटियम। देखिए इसका जो पहला प्रश्न है, इसको हम इस तरह से हल करेंगे। पहला जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है वह H, इसको प्रोटियम कहते हैं। दूसरा D है यानी ड्यूटेरियम और तीसरा T है यानी ट्राइटेरियम। ठीक है, ट्राइटियम। इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, यहाँ पे प्रतीक लिखते हैं और यहाँ नीचे में परमाणु संख्या, ऊपर में परमाणु भार, परमाणु संख्या परमाणु भार, परमाणु संख्या परमाणु भार। आपको तो पता ही है समस्थानिक का जो परमाणु भार होता है वह अलग अलग होता है। ठीक, तो इसमें 1 है, इसमें 2 और इसमें 3 है। देखिए इसमें प्रोटॉन का संख्या 1 हो जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या 0 हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा 1। ठीक, ड्यूटेरियम में प्रोटॉन का संख्या हो जाएगा 1, न्यूट्रॉन का संख्या 1। ठीक, इसी तरह इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या होता है, द्रव्यमान, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 ही रहेगा। टाइटेरियम में देखिए इसमें प्रोटॉन 1 लेकिन न्यूट्रॉन हो जाएगा इसमें 2, इसीलिए इसका जो परमाणु भार है वह 3 हो जाता है, यानी 2 और 1 3। ठीक, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन भी इसका 1 ही रहेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सारणीबद्ध कर देंगे पहले प्रश्न में। चलिए आपका अगला प्रश्न कर रहा है 2 नंबर कि समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह किस प्रकार से परमाणु के अंदर वितरित रहते हैं, वही है। इसको आप नया चीज़ नहीं समझे। ठीक, तो समस्थानिक में हम हाइड्रोजन को ले लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के युग्मों का यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का। और समभारिक में हम लोग कैल्शियम और आर्गन का ले लेंगे। ठीक, और दोनों में किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वह व्यवस्थित है उसको हम दर्शा देंगे एकदम आसानी से। ठीक, तो समस्थानिक में देखिए हाइड्रोजन का 3 गो समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो इसमें समभारिक में क्या होता है कि परमाणु भार अलग अलग होता है, यानी परमाणु का जो द्रव्यमान है वह अलग अलग होता है। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो परमाणु द्रव्यमान से कोई हमको कोई ज़रूरत है नहीं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित है उसमें। ठीक, और हाइड्रोजन में आप यहाँ पे देख चुके हैं, पहले प्रश्न में आप जब हल किए थे, तो इस तीनों समस्थानिक में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है वह कितना है, 1 1 1 है। ठीक, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तीनों में। इसमें भी बारीक पहले कक्षा में 1, इसमें भी पहले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी पहले कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी के में L और 1 और L में 0, कक्षा के में 1 और कक्षा L में 0, कक्षा के में 1 और कक्षा L में 0, तीनों समस्थानिक का वही हाल रहेगा। ठीक, अब चलते हैं हम समभारिक को देखते हैं। यह जो
कैल्शियम और आर्गन है, इस दोनों का परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन इस दोनों का परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान एक समान है। ठीक है, इसलिए यह दोनों क्या है, समभारिक है, और इसी दोनों का हम देख रहे हैं। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, आपको तो पता है। तो 20 है तो पहले कक्षा में 2 गो हो गया, दूसरे कक्षा में एल में 8 गो, तीसरे कक्षा एम में भी 8 गो, और सबसे लास्ट वाला कक्षा में 2 गो। ठीक है, तो इस तरह से कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है वह हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आर्गन पर। तो यह था देखिए कैल्शियम का, ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना है, 20। अब हम देखिए आर्गन का देख रहे हैं, आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों 18 गो होगा। ठीक, पहले कक्षा में 2 गो, दूसरे कक्षा में 8 गो, और तीसरे कक्षा में भी 8 गो। ठीक, 8 दूना 16 और 17 18। तो इस तरह से आर्गन में इलेक्ट्रॉन वितरित रहेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ भी नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित रहते हैं उसी को आपको दर्शा देना है। एकदम आसान प्रश्न है। तो अब देखिए कुल मिलाकर आपने इन दोनों प्रश्नों को भी हल कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे आपका अध्याय खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 6 प्रश्न इधर है, और फिर इसके बाद इधर बहुत सारा प्रश्न है, टोटल 19 प्रश्न है। ठीक, इसी वीडियो में अगर लेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम इस अभ्यास प्रश्नों के लिए एक अलग सा वीडियो लाएंगे, जस्ट एक दो दिन में अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, कुल 19 प्रश्न है, 19 प्रश्नों को अच्छे से हल करके समझाकर आपको हम अपलोड कर देंगे। ठीक, तब तक आप इतना तक अच्छे से समझिए, देखिए पूरे चैप्टर को अच्छे से समझिए, और अभ्यास प्रश्नों को पहले खुद से आप हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक, एक दो दिन में हम वीडियो ला ही देंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ गया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कुछ कहना चाहते हो तो, और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक, और एक बार और कहना चाहेंगे, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप दोबारा उसको रिपीट कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहें।